अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम है। इसका लेक्चर नंबर 7 अभी हम स्टडी करेंगे और आपने काम ये करना है लेक्चर नंबर 4, 5, 6 और ये 7 इनको एक ही दफा में सुनना है। इनको कंपैरिजन आपने देखना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। तो अभी हम यहाँ जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं इसमें सारी चीजें किस क्या क्या वो कह रहे हैं। कॉपर सल्फेट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब कॉपर के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि 2 रोमन के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट यहां हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की, तो ट्रांजिशन कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कॉपर सल्फेट आपने इस सोल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है इस बीकर के अंदर, ठीक है। अब जब आप कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 आयनाइज हो जाएगा किसके अंदर? कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस के अंदर। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि जब आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन बनाया तो कॉपर आयंस बनेंगे और सल्फेट आयंस बनेंगे वाटर के अंदर। तो यही बात मैंने यहां लिखी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मींस के वाटर के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉपर आयंस और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ क्योंकि यहां वाटर भी मौजूद है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को आयनाइज करता है। इसको आप ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हो और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हो। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है एक, वो दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से आयनाइज करेगा। तो वाटर जब ब्रेक डाउन होगा मींस के आयनाइज होगा तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब मैं यहां ये कह सकता हूं कि अगर यहां इस बीकर के अंदर वाटर भी हो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट आपने सॉलिड फॉर्म में इसके वाटर के अंदर ऐड किए हैं, तो अब हमारे पास कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर 4 टाइप के आयन मौजूद हैं। कौन कौन से वो होंगे आयन? कॉपर आयन, OH नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन और H+ आयन। ये हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के आयंस मौजूद है। 2 आपके पास कैट आयन और 2 आपके पास एनाइन है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर 4 टाइप्स के आयंस हैं। तो दूसरी बात ये मैंने लिखी है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रेजेंट है। फिर इसी तरह मैंने लिखा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमारे पास इसमें क्या प्रोसीजर क्या होंगे, क्या रिएक्शन होंगे। तो अब आपने ये याद रखना है कि जैसे मैंने कहा कि ये OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट आयन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा। अब बाकी पिछले लेक्चर अगर आप देखो ना तो मैंने बताया हुआ कि बैटरी यहां हमने लगाई है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको आपने जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाएगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको आपने जोड़ा हुआ है वो हमारा कैथोड कहलाएगा। अब एनोड पे क्या चार्ज है? प्लस चार्ज होने की वजह से सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव आयंस है, एनाइंस है, वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब हमारे पास 2 तरह के एनाइंस है, सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन। अब सल्फेट आयन मूव जरूर करेंगे एनोड की तरफ, OH नेगेटिव आयन भी मूव करेंगे, लेकिन जो OH चाहिए यहां एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और इसी तरह से जो सॉल्यूशन के सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसकी रीजन मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, क्योंकि सल्फर यहां SO4 के अंदर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, उससे ज्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसलिए सल्फेट आयन मूव जरूर करेंगे एनोड की तरफ लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। OH नेगेटिव आयन यहां जाके ऑक्सीडाइज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ये बेसिकली क्या, हमारे पास ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। कहां से? OH नेगेटिव आयन जो है वो O2 में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये एनोड है तो एनोड पे रिएक्शन आप देखो जरा। एट एनोड OH नेगेटिव आयन उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 OH नेगेटिव आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब यहां कितने 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएंगे? O2 के अंदर, और बाकी 2 ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे। तो यहां सिंपली हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है?
O2 की। तो यहां ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करते हो तो उसमें एनोड पे कौन सी सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, वो O2 है। अब इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे कॉपर आयन एंड H+ आयन, कॉपर आयन हमारे पास कॉपर सल्फेट से आए, H+ आयन हमारे पास वाटर से आए, दो तरह के कैटाइंस प्रेजेंट है और कैटाइन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी की, इसलिए ये जो कैथोड है इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जो होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहां पे कॉपर आयन जाके रिड्यूस हो जाएंगे, H+ आयन रिड्यूस नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉपर आयन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू H+ आयन। और दूसरा, काफी सारे सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, काफी ज्यादा, क्योंकि कॉपर सल्फेट आयनाइज इजीली हो जाता है। तो इस वजह से कॉपर आयन जो है वो एनोड पे जाके रिड्यूस होंगे। कैसे रिड्यूस होंगे? अगर आप देखो ना, ये मैंने कैथोड का रिएक्शन लिखा है, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे कॉपर आयन मूव करेंगे, H+ आयन भी मूव जरूर करेंगे, ये भी H+ आयन भी कैथोड की तरफ मूव जरूर करेंगे, लेकिन कॉपर आयन जाके रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस होने का मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड मैंने लिखा है। सॉलिड का मतलब यह है कि ये जो रेड कलर मैंने शो किया रफ सा, ये बेसिकली सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन जो होंगे ये सारे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। डिपॉजिट होने का मतलब अटैच हो जाएंगे और आपके पास सॉलिड कॉपर यहां सारा बन जाएगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ना ये चीजें मैंने यहां मेंशन भी की है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। जो चीजें मैंने बताई उसको लिखेंगे इस तरीके से, यहां तक मैंने बता दिया। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर आयन एंड H+ आयन विल मूव टुवर्ड द कैथोड। कॉपर आयन और H+ आयन एरो मैंने लगाए हुए, ये किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। लेकिन साथ मैंने बताया कि कॉपर की एबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की देन H+ आयन, इसीलिए कॉपर आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे, H+ आयन रिड्यूस नहीं होंगे। इसीलिए कैथोड पे आप देखोगे तो सिर्फ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, इनकी रिडक्शन हो जाती है। फिर कॉपर आयन वो रिड्यूस होंगे किसके अंदर, सॉलिड डिपॉजिट के अंदर। कॉपर सॉलिड डिपॉजिट, जो कि यहां मैंने बताया कि हमारे पास कैथोड जो है ना, जितना उसकी विड्थ होगी ना पहले, उससे ज्यादा विड्थ हो जाएगी जब आप ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड फॉर्म में कॉपर इस कैथोड पे जाके अटैच हो जाएंगे और इरेगुलर सी शेप आपको नजर आएगी। फिर जब इलेक्ट्रोलाइसिस मीन के ये प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो OH नेगेटिव आयन है वो मैंने कहा था कैथोड की तरफ आ रहे हैं, वही लिखा हुआ है। During electrolysis, OH negative ion will oxidize at anode and produce oxygen। यहां आप ये बात भी लिख सकते हो कि सिर्फ OH negative ion जो है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, लेकिन सल्फेट आयन वो मूव नहीं करेंगे, वो यहां ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बताया वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर प्रेजेंट है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो OH किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर। तो ये जो रेड कलर के बबल्स मैंने शो किए, ये एक को मैंने थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया है, ये ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहां अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एमसीक्यूज के अंदर कि एनोड पे क्या चीज प्रोड्यूस होती है। तो एनोड पे आपने याद रखना है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ज्यादातर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। वाटर और ऑक्सीजन दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर गैस के बारे में पूछा जाता है वो O2। आपने लिखना है कि एनोड पे O2 प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जो कैथोड है वहां क्या प्रोड्यूस होता है, वहां सॉलिड फॉर्म में कॉपर आपके पास जनरेट हो जाएगा।